we talked about two groupings, नास्तिक एंड आस्तिक, और उसमें भी फिर हमने फर्दर बात की कि कैसे there are 6 आस्तिक schools and 3 नास्तिक schools। तो इनको हमने ब्रॉडर कंटोर्स तो समझे, एक्चुअली ये फिलॉसफी के अंदर क्या बात होती है वो हमने नहीं डिस्कस किया, वो हम इंशाल्लाह आज करेंगे। ये जो हमने डिस्टिंक्शंस बात की कल, आस्तिक और नास्तिक, फिर उसमें विद इन द आस्तिक जो आप डायरेक्टली बेस्ड ऑन वेदास हैं, दैट मींस मीमांसा और उत्तर मीमांसा और वेदांत, या वो स्कूल जो इंडिपेंडेंट है वेदास से लेकिन वेदा की अथॉरिटी को रिजेक्ट नहीं करते, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। अगर हम इनके रूट्स में जाएं तो अल्टीमेटली जो इनमें डिफरेंसेस हैं they can be traced to the distinction in the methods of speculation। जो भी इनके अंदर methods of speculation है they can be traced to those। So the solution of philosophical problems like क्या है ultimate cause of the universe? ये कायनात आई तो आई कहाँ से? क्या खुदा एग्जिस्ट करते हैं? Does God exist? या ये ऐसे ही कोई कंसेप्ट है? अगर है तो है कैसा? What kind of God is there? ठीक, उसके फीचर्स क्या है? All pervading, omnipotent, evil, what kind of God? Deistic? ये फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स है, और ये मेयर ऑब्जर्वेशन से आंसर नहीं कर सकते। हमने माइक्रोस्कोप उठाया और भगवान को उसमें प्लेस किया और देखा कैसा है, नहीं। यू कैन प्लेस गॉड अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए टेलीस्कोप। ये एक स्पेकुलेटिव थॉट है, यू कैन ओनली थिंक अबाउट इट। तो एक फिलोसोफर को he must employ his imagination and reasoning and then find out the answer, और ये आंसर होनी चाहिए consistent with truths जो already established है by experience। So such is the scope, such is the kind of methodology a philosopher has to indulge in। तो इसका मतलब बाकी जो इल्म की दुनिया है, like with other branches of knowledge, फलसफा भी फ्रॉम नोन टू अननोन प्रोसीड करता है। व्हाट वी नो, उसके बेसिस पे वी ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू व्हाट वी डू नॉट नो। सो द फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी इज, द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी इज एक्सपीरियंस, एंड द टूल इट एम्प्लॉयज इज रीजन। सो इट स्टार्ट्स विद एक्सपीरियंस एंड यूजेस द टूल ऑफ रीजन, और उससे वो एक्सप्लोर करता है further mysteries of the universe। लेकिन एक सवाल उठता है, what experience? ये कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है which should form the basis of philosophy? जहां से हम शुरू करें वही एक्सपीरियंस, पहला सवाल उठता है, कौन सा एक्सपीरियंस भाई साहब? और unfortunately philosophers do not agree on it, which experience to start with। हिंदुस्तानी फिलोसफर भी इस पे एग्री नहीं करते हैं। ध्यान रहे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द 9 schools of thought। ठीक, हम उसके रूट्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन से एक्सपीरियंस से हम शुरू करें, और फिर दूसरा सवाल कि जब एक्सपीरियंस से शुरू किया फिर अक्ल का इस्तेमाल, रीजन का इस्तेमाल, उसको किस प्रकार से करे, किस मेथड से करे, कौन सी रीजनिंग का मेथड सही है, इस पे दुनिया में इख्तिलाफ है, हिंदुस्तान में भी इस पे इख्तिलाफ रहा है। कुछ कहते हैं कि फलसफा इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑर्डिनरी नॉर्मल एक्सपीरियंस, सिंपल, सीधा साधा, कोई इसमें हाथी घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। ऑन ट्रुथ्स डिस्कवर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय पीपल इन जनरल, किसी भी इंसान का जो कॉमन एक्सपीरियंस है उस पे बेस्ड होना चाहिए। यही आजकल के मॉडर्न फिलोसफर्स का व्यू है वेस्ट में भी। हिंदुस्तान में न्याय, वैशेषिक, सांख्य और चारवाक, ये वाले स्कूल्स इसी व्यू को एक्सेप्ट करते हैं। नॉर्मल जो आपका है एक्सपीरियंस यहीं से शुरू करेंगे, और
जो नास्तिक स्कूल है, बुद्धा, जैन, वो भी इसको लगभग एक्सेप्ट करते हैं, इसी लाइन ऑफ थिंकिंग। ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर थिंकर्स जिनका ये मानना है कि ये जो खुदा का कंसेप्ट है, भगवान का तस्वुर है, द कंसेप्ट ऑफ गॉड है, और इससे एसोसिएटेड आइडियाज कर्मा, रीबर्थ, लिबरेशन, मोक्ष, ये सारी चीजें ये ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से नहीं पता चल सकती। These are not the subject matter of ordinary experience of humans. That's why philosophy must defend इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए philosophy must depend on those who have had that special experience. The realized Purush, the Mahapurush, the Tirthankar, the Avatar, the Prophet, इसको आप जैसे भी जिस कंसेप्ट में भी समझना चाहते हैं वैसे। So philosophy must depend on their experience of these few saints, ऐसे जिनको डायरेक्ट रियलाइजेशन हुआ है, डायरेक्ट दर्शन हुआ है इन चीजों का। उनसे हम जानेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, और उनके एक्सपीरियंस से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब अथॉरिटी या टेस्टिमनी ऑफ ए रिलायबल पर्सन या टेस्टिमनी ऑफ स्क्रिप्चर, ये बनता है बेसिस ऑफ फिलॉसफी। यही बेसिस स्पेशल एक्सपीरियंस वाली इज द बेसिस ऑफ टू ग्रेटेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडियन थॉट, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको आप मीमांसा और वेदांत नाम से जानते हैं। मैं एल्सवेयर मैंने ये बात की है कि फंडामेंटल रूट्स में हिंदू फिलॉसफी इस्लामिक फिलॉसफी के बहुत करीब है। ये एक और एग्जाम्पल है। हिंदू फिलॉसफी में सबसे ज्यादा कौन सा स्कूल फॉलो किया जाता है? वेदांत। और उसकी रूट आपने अब देखी, जो स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस पे अपनी फिलोसॉफिकल थॉट को बेस करता है। सेम इज ट्रू विद मुस्लिम फिलोसफर्स। हमारे यहाँ भी दो तरीके के फिलोसफर्स हैं। मुस्लिम फिलोसफर्स में आपको एक फिलोसफर्स मिलेंगे हु आर इंडिपेंडेंट ऑफ इस्लाम, द फराबी स्कूल। एक उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑफ इस्लामिक स्कूल डेवलप किया और बोला कि हाँ, इस्लाम इससे कोई टकराता नहीं है, इस्लाम इससे टकराता नहीं। सो दैट वुड बी फराबी स्कूल ऑफ थॉट। हिंदुस्तानी फिलोसफी में आप समझ सकते हैं किसको? न्याय वैशेषिक को, कि हाँ ठीक है, वेदा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा फलसफा इससे इंडिपेंडेंट है, इसके खिलाफ नहीं है। वी डोंट फाइंड एनीथिंग इन इट विच इज अगेंस्ट आवर स्कूल। लेकिन मीमांसा और वेदांत वो क्या कहते हैं? वी विल बेस आवर थॉट ऑन दिस। इसका कंटेम्परेरी हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में एग्जाम्पल मिलेगा, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होता है, अशअरी स्कूल, इमाम गज़ाली। उन्होंने जो फलसफा किया वो विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ रिलीजन किया, बेस्ड ऑन कुरान। सेम यहाँ पे है। तो ये अपनी थ्योरीज कहाँ से लाते हैं, किसकी टेस्टिमनी मानेंगे? जैसे इसको समझने के लिए एक मुसलमान के लिए अच्छा तरीका है, वी टेक इट फ्रॉम कुरान। कुरान इज दैट सब्जेक्ट फॉर अस, कि एक रियलाइज्ड पुरुष है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट मोहम्मद। He is a realized person. He tells us the realities, and on that we will base our philosophy. तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे the text would become Vedas, Upanishads. ये बन जाएंगे वो text. Even the Buddha and the Jain philosophies, they also depend sometimes on the teachings of Buddha and Mahavir Jain. तो वहाँ पे भी आपको ये एक तरीके का मिल जाएगा। यूरोप में स्कॉलेस्टिक फिलॉसफी मिडिल एजेस की जो थी, वो अपनी अथॉरिटी ड्राइव करती थी क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स से, बाइबल से। मुसलमानों के यहाँ कुरान। इसके बाद एक्सपीरियंस के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, टूल ऑफ रीजन, ये बन जाता है रीजनिंग बिकम्स द चीफ इंस्ट्रूमेंट इसके बाद दोनों के लिए और ओवरऑल दुनिया में हर एक के लिए। हम हिंदू फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन्हीं की बात पे लिमिटेड रहेंगे। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड योर एक्सपीरियंस, आफ्टर दैट फॉर ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट इन इंडिया, स्पेकुलेशन दैट बिकम्स द
नेक्स्ट स्टेप और उसमें रीजनिंग इस्तेमाल होगी। द डिफरेंस इज दैट while by the former reasoning is always made to follow the lead of ordinary experience, लेकिन दूसरे में reasoning will follow as special experience। पहले वाले में ordinary experience, दूसरे वाले में special experience। इंडियन फिलॉसफी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसकी जो theories हैं they are not based on independent reasoning, they are just based on authority, dogmatic हैं, critical schools नहीं है, ये कहा जाता है इंडियन फिलॉसफी के बारे में। ये लेकिन entirely true नहीं है ये बात। This is not entirely true, क्योंकि majority of Indian systems जो हैं वो free thinking पे based है, वो free thinking पे based है। अगर मीमांसा और वेदांत को 2 मिनट के लिए मान भी लें कि फ्री थिंकिंग पे बेस्ड नहीं है, और बाकी सारे स्कूल तो तब भी फ्री थिंकिंग पे बेस्ड है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी लेटर डेवलप्ड ऑन द स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफ बुद्धा, बट फॉर बुद्धा हिमसेल्फ हिज फिलॉसफी वाज व्हाट? नॉट बेस्ड ऑन, इट वाज बेस्ड ऑन फ्री थिंकिंग। सिमिलरली न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, दे आर फ्री थिंकिंग फिलॉसफीज। तो यहाँ पे भी आपको क्रिटिकल स्पेकुलेशन मिलेगी ऑन द वेस्टर्न लाइन्स। ये क्रिटिसिज्म जो है कि डॉगमेटिक है, फ्री थिंकिंग नहीं है, दिस कैन बी चीफली सेड अबाउट मीमांसा एंड वेदांत। मीमांसा और वेदांत जिसने टेस्टिमनी को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, जो अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। Though these systems start from authority, लेकिन जो वो theories develop करते हैं, they are supported also by strong independent arguments। जो सही बात है कि निकलते तो वेदांत से हैं, जो from the support of authority आते हैं, लेकिन जो ये theories हैं, they can stand well independent reasoning से भी। इंसान एक रैशनल क्रिएचर है, ऑब्वियसली वो तब तक किसी भी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो सिंपल रीजन को भी एक्सेप्ट ये ना करे, as long as it does not satisfy his reason as well। if it does not satisfy his reason, then चाहे वो फिर कोई भी फिलॉसफी हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इंसान। तो ऑब्वियसली ये फलसफे भी रीजन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। But if arguments in favor of a philosophy are sufficient to satisfy his reason, the additional fact that it is based on the experience of some great sages, वो थोड़े से दिल को भी satisfy करता है। कहने की बात कि जो बात कही गई वो अक्ल को तो सही लगी, और उसके बाद आपको बोला गया कि यही वेदा भी कहता है, तो उससे उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है उस आर्ग्यूमेंट। अगला पॉइंट जो हम क्विकली डिस्कस करेंगे, ये जो हिंदुस्तान का फलसफा है, इंडियन सिस्टम्स, ये कैसे डेवलप हुए। थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड, यू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीफ बैकग्राउंड्स इन दीस फर्स्ट फ्यू सेशंस, फिर हम इन डेप्थ इनको एक एक करके सभी स्कूल्स को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, हमको अगर आप में किसी ने वेस्टर्न फिलॉसफी का आपको मौका मिला है पढ़ने का, क्या होता है वहां पे आप देखेंगे एक लीनियर पाथ है फिलॉसफी का। कहने का मतलब पहले सोफिस्ट्स थे या उससे भी पहले थेल्स थे, तो फलसफा चला, अगला फलसफा आया किसी का, तो पिछले फलसफे को देखा कि भाई ये तो सही बात नहीं कर रहे, एक नई बात करते हैं। तो आते हैं सकरात, सोक्रेटिस, फिर आते हैं अफलातून, प्लेटो, फिर प्लेटो की बातों से एग्रीमेंट नहीं है अरिस्तु का, एरिस्टोटल का, वो अपना एक थॉट देते हैं। ऐसे करते करते फिर रेने डेकार्ट आते हैं, अपना एक थॉट देते हैं, फिर उस थॉट पे बेस्ड है स्पिनोजा का थॉट, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, थोड़ी सी चेंजेस है, फिर उसको फर्दर रिफाइन करते हैं लेबनीज, वहाँ से इनके कंपैरिजन में जॉन लॉक उठते हैं, उसको थोड़ा रिफाइन करते हैं बर्कली को चेंज करते हैं ह्यूम, दोनों को इन
एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट दोनों की बातें सुनकर उठते हैं, जर्मन आइडियलिज्म, इमैनुअल कैंट, तो ये ऐसे लीनियर व्यू है इसका, सक्सेसिवली ये एग्जिस्टेंस में आते हैं। ईच स्कूल प्रिडोमिनेट्स, जब तक एक नया स्कूल ना आए और उसको रिप्लेस करे। हिंदुस्तान में कैसा हुआ? हिंदुस्तान में व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड कि डिफरेंट स्कूल्स, हाँ ये बात सच है कि एक साथ नहीं ओरिजिनेट हुए, दे डिड नॉट ओरिजिनेट साइमल्टेनियसली, और ये भी सच है कि दे डिड नॉट, मतलब अपने पीक पे भी वो सेम टाइम पे नहीं पहुंचे, बट दे फ्लरिश टुगेदर। पीक पे नहीं पहुंचे बट दे फ्लरिश टुगेदर, और काफी सारी सदियों में पैरेलली चलते रहे और अपना अपना ग्रोथ की कोशिश की। The reason is to be sought perhaps in the fact कि हिंदुस्तानी फिलॉसफी, मैंने आपको कल भी बोला, हिंदुस्तानी फिलॉसफी एक डिटैच्ड फिलॉसफी नहीं है। वेस्टर्न फिलॉसफी एक डिटैच्ड फिलॉसफी। डिटैच से कहने का मतलब क्या है मेरा, कि हिंदुस्तानी फिलॉसफी को प्रैक्टिस करना होता है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पढ़ने की चीज नहीं है, ये करने की चीज है। इट इज टू बी एक्सपीरियंस्ड। इस वजह से हिंदुस्तान के फलसफे एक दीन में तब्दील हुए थे, बिकम ए रिलीजन। एज ईच सिस्टम ऑफ थॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसने एक जिंदगी का तस्वुर भी अडॉप्ट कर लिया जो लोगों ने अपनी जिंदगी में डाला। सो इट हैड अ बैंड ऑफ फॉलोअर्स। जैसे इस्लाम के अंदर फलासफा को नहीं मिली वो होल्ड, द फलासफा कुड नॉट विन ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी वैसा तब हो जाता। लेकिन विद इन द इंडियन फिलॉसफी, यहाँ पे पीपल अडॉप्टेड दीज सिस्टम्स एज पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। वो इस फिलॉसफी को एज ए लिव्ड एक्सपीरियंस देखते थे और इसको जनरेशन टू जनरेशन, सीना ब सीना, फ्रॉम वन चेस्ट टू अनदर चेस्ट पास करते थे, और नए लोगों को भी अट्रैक्ट करते थे टू देयर लाइव्स एंड थॉट्स। या ऐसे सर्वाइव किए ये सारे थॉट्स। द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ थॉट ये कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस में रहे। वैसे ही सीना ब सीना अनब्रोकन चेन ऑफ सक्सेसिव एडहेरेंट्स, गुरु शिष्य परंपरा चलती रही। इवन टुडे, आज भी वी विल फाइंड इन सभी मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट के एक्टिव फॉलोअर्स थ्रू आउट इंडिया। आपको ये मिलते रहेंगे, डिफरेंट स्कूल्स के फॉलोअर्स अलग अलग पार्ट्स में। दो डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस फिलॉसफी हैज बीन मच रिटार्डेड नाउ, ये मैंने आपको कल भी बोला कि अब हिंदू फिलॉसफी हैज ऑलमोस्ट कम टू एन एंड। अरबिंदो वुड बी द लास्ट फिलॉसफर ऑफ एनी मेरिट, अगर हम उनको कंसिडर करें। अगर आप गांधी या अंबेडकर को भी करना चाहते हैं सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी में ऐड, कोई बात नहीं, यू कैन, बट ये भी 70 साल पुरानी बात है, 80 साल पुरानी, 90 साल पुरानी। अरबिंदो भी यही दौर है, 100 साल पुराना लगभग। और ये एक एक स्पॉन्टेनियस प्रेजेंस हुई इनकी, उससे पहले फिर से गैप ही है। और अब नया फिलॉसफी तो आसपास दिख नहीं रही, टू बी फ्रैंक है ना। अब इसके सोशल रीजन, पॉलिटिकल रीजंस में वो हमें जाने की जरूरत है नहीं, बट ये मैंने आपको कल भी कहा था और यहाँ पे भी आज ये हमको मिला इस टेक्स्ट में कि इंडिजिनस फिलॉसफी की डेवलपमेंट इज मच रिटार्डेड नाउ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वी सपोज दैट द डिफरेंट सिस्टम्स डेवलप्ड विद इन देयर रेस्पेक्टिव सर्कल्स और एक्टिव फॉलोअर्स, कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। ये भी इसके कहने का मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंटली ये डेवलप नहीं हुए, इन्होंने एक दूसरे को थॉरोली इन्फ्लुएंस किया। ऑन द कंट्रेरी, एज वी हैव पॉइंटेड आउट प्रीवियसली, कल वाले सेशन में, हर एक फिलॉसफी की एक जिम्मेवारी होती थी। जब आप ये फलसफा पढ़ोगे तो आप देखोगे एवरी फिलोसफर कमेंटिंग ऑन द प्रीवियस फिलोसफर्स, they would criticize each other, appreciate each other, accept each other, reject each other। वो ये सारे काम करेंगे
सो इनफैक्ट इट वाज कंसिडर्ड ए ड्यूटी कि जो प्रीवियस ऑब्जेक्शंस हैं पिछले फिलोसफर्स की, वो सारी व्यूज को आप एड्रेस करें, और जो आपके फिलॉसफी, आपकी वर्ल्ड व्यू पे क्वेश्चन उठ सकते हैं, उनको भी आप एड्रेस करें। इनफैक्ट ये जो म्यूचुअल क्रिटिसिज्म का सिलसिला चलता रहा, इसी की वजह से इतना बड़ा जखीरा, इतना बड़ा लिटरेचर का सोर्स हमारे पास आज एग्जिस्टेंस में है। Owing to this again, they developed a passion for clear and precise enunciation of ideals and for guarding statements against objections. और म्यूचुअल क्रिटिसिज्म ही हिंदुस्तानी फिलॉसफी को इसका बेस्ट क्रिटिक बनाता है। So within the system you will find all the criticism as well. Bearing this fact, ये जो म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है, जब आप इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे, हम आगे कोशिश कर सकते हैं कि कैसे डेवलप हुए होंगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। जैसे हमने इससे पहले भी बात की, वेदास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल हैं ही फॉर मोस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस। कल मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था हाउ। इन द ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब आस्तिक स्कूल्स, इनके पास वेदास के बाद क्या है अगली चीज? उपनिषद। वेदास एंड उपनिषद दो के साइकोलॉजिकली दिमाग में इट इज वेदास के बाद उपनिषद, बट डी फैक्टो जमीन पे दे आर ऑफ इक्वल अथॉरिटी। कहने का मतलब कि वेदास की स्पिरिचुअल अथॉरिटी उपनिषद से शायद एक कदम आगे हो, वेदास की रेवरेंस शायद एक कदम आगे हो, लेकिन जो फलसफा हम डिराइव करेंगे, आप देखेंगे ज्यादा उपनिषद ही यूज होगा। अब ये वेदा उपनिषद ग्रुप के बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वी फाइंड सूत्र लिटरेचर। सूत्र लिटरेचर, ये डेफिनेट बिगिनिंग्स आपको इसमें दिखेंगी फलसफे की। ये तो ये साहब कह रहे हैं, मेरा पर्सनल मानना है उपनिषद में ही दिख जाता है डेफिनेट फिलोसॉफिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट। बट सिंस वी आर रीडिंग हिज व्यू, दत्ता चैटर्जी व्यू, तो वी विल टेक दैट फॉर ए व्हाइल। बट आई एम ए फर्म बिलीवर कि उपनिषद में ही ये हो चुका होता है। वी डोंट हैव टू गो टू सूत्र लिटरेचर। सूत्र का मतलब क्या होता है? लफ्जी माने etymologically means thread, and in this context it means a brief mnemonic statement. हिंदुस्तान में ज्यादातर फिलोसॉफिकल डिस्कशंस ओरली होते थे। वेस्ट के कंपैरिजन में वेस्ट में किताबें लिखते थे फिलोसफर्स, यहाँ पे बात होती थी आमने सामने। और ये जो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होते थे ओरली, they were passed down through oral traditions. ये गुरु अपने शिष्य को पास करता था, वो आगे पास करता था। It was perhaps felt necessary to link up or thread together the main thoughts. इस वजह से इसका नाम सूत्र हुआ होगा। अल्लाह जाने, ये एक अच्छी थ्योरी है। These are brief statements of problems, उनके आंसर्स, possible objections और उनके आंसर्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इनके अंदर। तो एक सूत्र वर्क जो होता है, जैसे ब्रह्म सूत्र, तो ये जो सूत्र वर्क होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ मेनी सूत्रास। इसके अंदर बहुत सूत्र होते हैं, अफॉर्मिज्म्स ऑफ ऑल काइंड, डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड, डिफरेंट टॉपिक्स के अनुसार। सबसे मशहूर इसमें बद्रयान का ब्रह्म सूत्र है, सबसे मशहूर। मैंने भी यही एग्जांपल दिया कुछ देर पहले। ब्रह्म सूत्र जो है बद्रयान का, इट कंसिस्ट्स द अफॉर्मिज्म्स जो सम अप करते हैं, और फिलोसॉफिकल टीचिंग्स जो वेदास की है, चीफली उपनिषद्स की जो है, उसको ये सिस्टमेटाइज करते हैं। बद्रयान का ब्रह्म सूत्र, और ब्रीफली कहीं कहीं पे कमेंट भी करते हैं। So they would mention the actual and possible objections to the views as mentioned in the Vedas and Upanishads. बद्रयान का ब्रह्म सूत्र,
ये वेदांत फिलॉसफी का फर्स्ट सिस्टमेटिक ट्रीटीज है। इट्स वन ऑफ द फर्स्ट। सिमिलरली आपको जामिनी के सूत्र मिलेंगे, जिसपे मीमांसा स्कूल डेवलप हुआ, या आपको गौतम के सूत्र मिलेंगे जिसपे न्याय स्कूल बना, या वैशेषिकों के लिए यू वुड फाइंड द सूत्र ऑफ कन्नड़, या फिर पतंजलि के सूत्र आपको मिलेंगे जिनसे हम योगा स्कूल को डिराइव करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जो हिंदू ट्रेडिशन है, फॉर द सांख्य ऑल्सो देयर वेर सूत्रस रिटन बाय कपिल, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिस्टम। सांख्य सिस्टम के फाउंडर कपिल। लेकिन जो अभी सूत्रास अवेलेबल हैं, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल to be originally his work. Earliest systemic work available now is सांख्य कारिका, ईश्वर का लिखा हुआ। ये जो सूत्रास हैं ये बहुत ब्रीफ होते हैं, बहुत प्रिसाइज होते हैं, तो इस वजह से काफी बारी इसकी मीनिंग टू एन अनट्रेन्ड आई क्लियर नहीं होती है। दे आर नॉट ऑलवेज क्लियर बिकॉज ब्रीफ होते हैं। There arose thus the necessity for elaborate explanation. ऐसे टेक्स्ट के लिए नेसेसरी हो जाता है कि इंटरप्रिटेशन इसकी लिखी जाए। जिस लिटरेचर को आप कमेंट्री कहते हैं, तफसीर हमारे यहाँ, हम जिसको तफसीर कहते हैं, इस सिलसिले में, इस ट्रेडिशन में उसको भाष्य कहते हैं। रेस्पेक्ट टू सूत्रस दे वर कॉल्ड भाष्य। इनको डिफरेंट नामों से जाना जाता है, इन भाष्यों को। ये भी आगे हमको शायद इनका जिक्र कहीं कहीं पे उठ जाए। इसमें भी सबसे मशहूर भाष्य जो हैं ब्रह्म सूत्र के लिखे गए, शंकराचार्य ने लिखा है इनके पास, और भी लोगों ने लिखे। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, बट इट शुड बी नोटेड दैट इन सम केसेस ऑन द सेम सूत्र वर्क डिफरेंट ऑथर्स हैव रिटन मेजर कमेंट्रीज, और उन्होंने इंटरप्रेट किया है सूत्रों को डिफरेंट हिसाबों से। फिर से एग्जाम्पल लेंगे ब्रह्म सूत्र का ही। ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा है शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, और भी कंटिन्यूअस बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसका भाष्य लिखा है। और हर एक इंटरप्रिटेशन के फॉलोवर्स, दे मेड दीज इंटरप्रिटेशंस इनटू डिफरेंट स्कूल्स। तो वेदांत के अंदर ही अलग अलग स्कूल्स बन गए। जैसे 3 तो मशहूर हैं, शंकराचार्य का स्कूल, या रामानुजाचार्य का स्कूल, माधवाचार्य का स्कूल। इनके नाम शंकर, रामानुज और माधव है। आचार्य टीचर को कहते हैं, तो शंकर आचार्य, रामानुजाचार्य, माधव आचार्य। एज टाइम वेंट ऑन, कमेंट्रीज पे कमेंट्रीज लिखी गई। That means a tafsir of the tafsir, a commentary on the commentary, ये भी लिखी गई। और ये to critically examine जो पिछले ऑथर ने तफसीर लिखी गई थी। The philosophical literature of the orthodox schools developed in this way. ऐसे ये बाकी जगह भी हुआ है, जैसे हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ है in the Muslim world. The history of the development of the heterodox schools is also similar. Buddhist, Jain thought का भी similar story है. However, they do not form any sutra work of the above kind. तो हमने अभी explain किया। देखेंगे, ये भी आएगा आगे, तो उस टाइम बात करेंगे इसके बारे में भी। दो डिफरेंट स्कूल्स ये आपस में एक दूसरे की टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं करते थे, and they were opposed to each other's philosophical leanings, लेकिन तब भी एक हार्मनी एग्जिस्ट करती थी इनके बीच। ये हार्मनी आपको बहुत सारे उनके एक्शंस में और थॉट्स में दिखेगी। जैसे they believed that all persons were not fit for all things, and मजहबी, philosophical या social matters में we should take into consideration these differences.
and recognize consequent distinctions of natural aptitudes. हर एक के अंदर नहीं है एप्टीट्यूड हर एक काम करने का. इसको कहते हैं, आपको हिंदू फिलॉसफी में एक वर्ड अक्सर मिलेगा, अब भेद का अलग करना, ठीक, भेद, डिस्क्रिमिनेट करना, दैट्स भेद, डिफरेंशिएट करना. तो ये भेद आपको बहुत दिखेगा और इसके साथ इसका एक प्रीफिक्स ऐड हुआ होगा जो बताएगा कौन से भेद की बात हो रही है. तो इसको आप बोलेंगे अधिकार भेद. नॉट एवरीवन हैज इक्वल अधिकार, इक्वल अथॉरिटी, एक अधिकार भेद. सो द डिफरेंट फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन्स जो हमने कल भी बात की, परसों भी बात की, वो हिंदुस्तान में डिफरेंट वेज में डेवलप हुए और प्रैक्टिकल लाइफ को डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट शेप्स में बढ़ाते गए. कॉन्सिक्वेंटली इट वाज ऑल द मोर नेसेसरी टू डिस्क्रिमिनेट द फिटनेस ऑफ देयर फॉलोअर्स. जब लोगों के अंदर फॉलोइंग बढ़ती गई तब ये और ज्यादा जरूरी हो गया हु इज क्वालिफाइड ये करना. सो द मेनी सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी beginning from the very materialistic school of Charvak and ending with the Vedanta of Shankar, they were thus conceived to offer different paths for philosophical thinking. और इनको माना जाता था आपकी क्षमता क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, उसी लेवल का स्कूल आप फॉलो करें. आपके टेम्परामेंट को क्या सूट करता है वैसा ही आप फॉलो करें. ये एक प्रैग्मेटिक एक्सप्लेनेशन है. इसके अलावा भी वी कैन कंसिडर इन दीज स्कूल्स आउटवर्डली अपोज्ड मेनी पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट. इन सब के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट की चीजें आपको मिलेंगी जो आप कह सकते हैं इंडियन कल्चर का, इंडियन फिलोसॉफिकल थ्रेड का कॉमन मार्क्स, एक कॉमन कल्चर जो सबका एक ही है. Next point we are going to take up now is the common characters of Indian systems. The philosophy of a country, ये इसके कल्चर और सभ्यता, civilization का क्रीम होता है. This is true for all around the world. जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी कल्चर के क्रीम की बात करेंगे, आपसे जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक सिविलाइजेशन की क्रीम की बात करेंगे, not talking about the religious text itself, Quran, but as a civilization, what are the texts you, आप किस चीज को अपना क्रीम बोले? There would be a few things that would stand up. जैसे आप हिंदुस्तान में एक आध चीजों को, जैसे आप ताजमहल को बोल सकते हैं, this is the epitome of Muslim civilization in India. Similarly आप बात कर सकते हैं फतवा आलमगीरी की. वैसे ही मुस्लिम वर्ल्ड में एज अ होल अगर आप बात करेंगे, you would talk about al-Ihya fil Ulumuddin. You would consider कि this is something we have contributed. या कैनन ऑफ मेडिसिन इब्न सीना का, या ऐसे करते करते lot of things. और मुकद्दमा, how can one forget इब्न खल्दून का मुकद्दमा. ये ऐसी चीजें, यही आपका क्रीम होती है. वैसे ही हिंदुस्तान में भी it's true for all cultures. यहाँ का भी फलसफा is the cream of its culture and its civilization. और it springs from the ideas जो prevalent होते हैं अपने दौर में. This is also true for all philosophies. और उसी वक्त का स्टैंप लगा होता है उस पे as if ये इस दौर में ये चल रहा था. जैसे when you see the earliest Upanishadic thought developing, the Brahman, ये Buddhist thought developing या Jain thought developing, you would see a parallel. ये सब ऑलमोस्ट एक ही दौर में डेवलप हो रहे हैं, ऑलमोस्ट एक ही दौर में. सर लाइक पिन पॉइंटेड की एक आज शाम को 12 बजे शुरू हुए, नहीं, एक दौर लगभग सिमिलर है. इनफैक्ट बुद्धा एंड महावीर जैन वेर ऑलमोस्ट कंटेम्परेरीज. दे लिव्ड अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स एक ही टाइम पे. आप देखेंगे इनमें एक कॉमन थ्रेड, ये क्षत्रिय थॉट है, वॉरियर क्लास के थॉट्स हैं. तो ये सारे स्कूल्स इट्स सेड कि दे डेवलप्ड एज अ रेस्पॉन्स टू ब्राह्मणिक स्कूल ऑफ थॉट्स. ब्राह्मणिक हेजेमनी जो थी, रिचुअलिस्टिक ट्रेंड्स जो थे, जो डिस्क्रिमिनेशन ये फेस कर रहे थे, उसके रेस्पॉन्स में ये स्कूल्स उठे. तो वक्त का एक वो होता है, क्या कहते हैं,
एक छाप छोड़ देता है। अब ये जो इसके बावजूद डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो ये डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने, तब भी हिंदुस्तानी कल्चर की तो अपनी एक छाप होगी इस पे। देयर वुड बी अ कॉमन स्टैम्प ऑफ इंडियन कल्चर ऑन इट। तो हमको ये अगर ध्यान से हम पढ़े, वी विल फाइंड दिस यूनिटी। मुझे पर्सनली, मैंने आपको ये फिर से जो भी आई हैव बीन लिसनिंग, आई हैव बीन सेइंग दिस, द कॉमन थ्रेड दैट रन्स बिटवीन इंडियन फिलॉसफीज इज देयर मॉरल आउटलुक, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये भी यही कह रहे हैं। मॉरल और स्पिरिचुअल आउटलुक इज द कॉमन यूनिटी। और यही फिर से वन ऑफ द रूट्स व्हेन आई से कि इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड हिंदू सिविलाइजेशन आर पैरेलल सिविलाइजेशंस इन थॉट, लाइक सिमिलर थिंग्स। इनके बेसिक रूट्स में आपको एक ही चीज मिलेगी। हियर इज वन मोर एग्जांपल। इस्लामिक थॉट एसेंशियली मॉरल एंड स्पिरिचुअल इन आउटलुक, हिंदू थॉट एसेंशियली मॉरल। मैं आपको और भी एग्जांपल्स देता रहूंगा, जैसे मैं एक बहुत कलेक्टिविस्टिक व्यू ऑफ लाइफ देन इंडिविजुअलिस्टिक। दुनिया में दो थॉट इसको सबसे ज्यादा परवान चढ़ाते हैं, एक इस्लामिक थॉट और एक हिंदू थॉट। सो टू अंडरस्टैंड दिस, ये जो कॉमन थ्रेड है बिटवीन ऑल इंडियन फिलॉसफीज, लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या है कॉमन इनके अंदर। जो मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड फंडामेंटल पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट है वो ये है, और ये हमने कल भी डिस्कस किया थोड़ा बहुत और आज भी थोड़ा एक बार आया इसका जिक्र, कि ये सब फलसफे को डिटैच्ड व्यू से नहीं देखते, इसको प्रैक्टिकल नेसेसिटी समझते हैं एंड कल्टिवेट इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ कैन बी बेस्ट लेड। मैंने आपको बोला था ऑल फिलॉसफी इज एथिकल, all philosophy is ethical, everything else is just that footsteps towards your end, how we ought to live। यही है एक्चुअल सवाल। ये कॉमन है सारे हिंदू स्कूल्स ऑफ थॉट में। all of them want to answer this question। the aim of philosophical wisdom is not कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को सिर्फ सेटिस्फाई करें, वो भी मकसद है, लेकिन वही मकसद नहीं है। बट मेनली एक एनलाइटेंड लाइफ जिए, फार साइटेड, फोर साइटेड, विद सम इनसाइट इन योर लाइफ। दैट्स द एम ऑफ डूइंग फलसफा, दैट्स द एम ऑफ डूइंग फिलॉसफी। तो हिंदुस्तान में ये ऑलमोस्ट एक रीत ही चली, इट बिकेम ए कस्टम। जो भी राइटर होते थे वो एक्सप्लेन करते थे कि मैं जो ये काम कर रहा हूं, मैं जो ये लिख रहा हूं, ये पुरुषार्थ में कैसे मदद करता है। How does it serve the human end? ये ऐसे ही नहीं है कि हवा में लिख दी कोई किताब जिसका कोई जरूरत ही नहीं है। No, they would do their philosophy for the purpose of human life। और यहाँ पे भी वो कॉमन थ्रेड आपको दिख रहा होगा, जो भी those of you who are Muslims, they would understand it कि हमारे यहाँ भी फलसफा इसीलिए होता था बस। But it should also be remembered that the presence of practical motive did not narrow the scope of Indian philosophy to ethics। ऐसा नहीं कि सिर्फ एथिक्स रह गया या सिर्फ थियोलॉजी को रह गया। बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स एक्यूज करते हैं इंडियन फिलोसफी को कि एथिकल और थियोलॉजी पे ही सिर्फ ध्यान देती है। इनफैक्ट आपको बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट वेस्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स मिलेंगे जो क्रिटिसाइज करते हैं कि पेसिमिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है इंडियन फिलोसफी। मैंने अपने ऐसे में उसको भी एड्रेस किया है कि इट्स नॉट ए पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। आपको ही मिल जाएगा डिफरेंट फिलॉसफी में कि इंडियन फिलॉसफी जब क्रिटिक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो ये कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप अपने एथिक्स को डेवलप करोगे, कहीं पे भी हिंदुस्तान में, कहीं पे भी चाइना में करो, कहीं करो, तो आपको उसको डेवलप करने के लिए सर्टेन बेसिस होनी चाहिए। मैं ये जो बोल रहा हूँ ये क्यों बोल रहा हूँ, और वो क्यों कहाँ से आएगा, बेस्ड ऑन योर एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। तो नेसेसरली आपको वो भी डेवलप करने पड़ेंगे। सो नॉट ओनली फ्रॉम थ्योरेटिकल मोटिव्स but even on theoretical grounds, some branches of Indian philosophy like metaphysics, epistemology and logic, ये अपने आप में खुद बड़े स्कूल्स बन जाते हैं। फिर जैसे न्याय बहुत बड़ा स्कूल बन जाता है, बहुत कम एथिक्स भी डिस्कस करता है, लेकिन
बन जाता है खुद में एक। दो द मोटो इज द सेम yet becomes a very important school। हम जब पढ़ेंगे न्याय वैशेषिक में आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा बात एपिस्टेमोलॉजी पे होगी, लॉजिक पे ज्यादा से ज्यादा बात होगी। So the reason why the practical motive prevails in Indian philosophy, क्यों है ऐसा? It lies in the fact कि हर एक सिस्टम, चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो, वैदिक हो नॉन वैदिक हो, प्रो वैदिक हो एंटी वैदिक हो, is moved to speculation by a spiritual quest। जो स्पिरिचुअल डिस्क्वाइट होता है ना इंसान के अंदर, जब वो देखता है कि मौत, बीमारी, गरीबी, ये सारी चीजें जब वो सामने देखता है, इट वांट्स टू अंडरस्टैंड। गौतम बुद्ध वाला इंसिडेंट तो सबको पता ही है। सो ह्यूमन हार्ट हिंदुस्तान में इन पर्टिकुलर यही था रीजन, व्हाई इज दिस सफरिंग देयर, और कैसे ये इविल्स एग्जिस्ट करते हैं, कैसे हम इनको ओवरकम करें, हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। एक परमानेंट हैप्पी लाइफ इन कंट्रास्ट टू मोमेंटरी हैप्पीनेस। ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करना जरूरी था हिंदू फिलोसफर्स के लिए। ये जिंदगी एक मुश्किल सफर है, इट थ्रोज अ लॉट ऑफ मिजरीज ऑन यू, तो उनको ओवरकम कैसे करें। दिस बिकम्स वन ऑफ अनदर ये क्रिटिसिज्म हिंदू फिलोसफी का, कि हिंदू फिलोसफी लाइफ को बहुत पेसिमिस्टिकली देखती है। उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स ये भी है कि इट सीज लाइफ एज सर्वम दुखम, एवरीथिंग इज दुख, मिजरी। मुझे कुछ हद तक क्रिटिसिज्म सही भी लगता है, लेकिन मुझे गलत कहाँ पे लगता है ये वाला क्रिटिसिज्म, और आई एम अलोन इन इट। आई डोंट नो एनी स्कॉलर्स हु हैव आर्ग्यूड लाइक दिस। मुझे ये गलत ट्रांसलेशन लगता है दुखा का, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में दुख का मतलब होता है मिजरी, तो सर्वम दुखम मतलब हर एक चीज मिजरी है। वैराग्य का कंसेप्ट मैंने अपने एक और ऐसे में आउट टू प्रैक्टिस फेथ, उसमें मैंने इसको एड्रेस किया है कि इसका मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं है। इसका मतलब मेरे हिसाब से व्हेन इट इज सेड सर्वम दुखम, इसका मतलब है एवरीथिंग इज अनसैटिस्फैक्टरी, हर एक चीज अस्थाई है, हर एक चीज मोमेंटरी है। तो हर एक चीज आपको मोमेंटरी हैप्पीनेस दे सकती है। आपकी जवानी आपको 40 साल खुश रखेगी, बुढ़ापा आएगा। आपके बच्चे आपको कुछ टाइम खुश रखेंगे, फिर सरदर्दी देंगे। आपका सेक्सुअल प्लेजर कुछ मिनट लास्ट करेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हर एक चीज मोमेंटरी हैप्पीनेस देगी, इट्स नॉट एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। इन दैट सेंस सर्वम दुखम, ये मुझे लगता है, ये मैं खुद इसको ऐसे समझता हूँ। I do not know of any scholars yet who have argued like this, but I understand it like this। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि ये थॉट ओरिजिनल है, नहीं, ये ऐसे बोला नहीं किसी ने, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इसको आपको यही दिखेगा। When they explain सर्वम दुखम, they explain it like this the way I explained it, यही एक्सप्लेनेशन वो भी देंगे, लेकिन वो इसको ये कहेंगे नहीं, मतलब they would use the word misery for it। तो उस वजह से it feels as if it's a passive school, कि हर एक चीज को ये डिटैचमेंट की तरह से देखता है कि इसको दफा करो, वो हर चीज को, there is nothing good in it। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। So the attitude of the mind which looks at the dark side of things is known as pessimism। तो इस वजह से इन्होंने भी यही बात कह दी कि इंडियन फिलॉसफी हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड एज पेसिमिस्टिक। कितनी जस्टिफाइड है ये क्रिटिसिज्म? जब हम ये पूरे फिलॉसफीज पढ़ेंगे नाउ की नाउ, उसके बाद तो हम खुद ये फैसला ले पाएंगे पेसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है, क्या है। वी विल कम टू नो बाय द एंड ऑफ इट। लेकिन अभी के लिए वन जनरल पॉइंट शुड बी नोटेड। वो क्या है? इंडियन फिलॉसफी इज पेसिमिस्टिक, लेकिन एक पर्टिकुलर सेंस में, that it works under a sense of discomfort, it works under a sense of disquiet, जो दुनिया में एग्जिस्ट करता ही करता है। it brings you to the brutal reality of life, कि मौत होनी है, you cannot evade it। ये इस सच को आपके टेबल के बीच में रखेगा सामने, that you are gonna die one day, you will fall ill। ये सेंटर थीम है, ये जिंदगी की असलियत को आपके सामने रखेगा। इस सेंस में अगर आप इसको पेसिमिस्टिक कहना चाहते हो तो कहो,
लेकिन मैं इसको पर्सनली पेसिमिस्ट इस पे भी नहीं कहूंगा, मैं इसको करेजियस कहूंगा। इट टेक्स करेज। कहा जाता है पेरेंट हैज फेल्ड अगर उसने अपने बच्चों को तैयार नहीं किया अपनी मौत के लिए। A parent has failed if he has not prepared his children. अगर उसने प्रिपेयर नहीं किया उसको कि उसके पेरेंट्स की मौत होनी है, he has to live his life without his parents someday. ठीक है, parents who have not done it, they have failed. कहने की बात कि जो जिंदगी की नेसेसरी इविल्स हैं, इविल्स भी फिर वो रहते नहीं है जब आप उनको समझ लेते हैं, पर खैर बीमार होना, मौत होना, ये सारी चीजें जो इसको पर्दे के पीछे छुपा के रखेगा, उसने कोई ऐसा नहीं ऑप्टिमिस्टिक स्कूल बनाया ना। ऑप्टिमिस्टिक स्कूल वही है मेरे हिसाब से जो इसको सेंटर में लाके खड़ा करेगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ठीक, मरना है, ये रियलिटी है, क्या करोगे इसको छुपाने से कुछ होगा नहीं, इसको एक्सेप्ट करो, आप उसको ओवरकम करते हैं। ये है इंडियन फिलॉसफी का मेथड कि हाँ मौत होनी है, अब मुझे बताओ इसको ओवरकम कैसे करूं। सो द कंसेप्ट ऑफ मोक्ष कम्स इन। इस सेंस में ये कहते हैं अगर आपको कहना है तो हाँ मान लिया मैंने, चलो ठीक है, फिलोसफिकल थॉट हमारा पेसिमिस्टिक है। हाउएवर ये कोशिश करता है टू डिस्कवर एंड स्ट्रांगली असर्ट कि लाइफ इज नॉट मेयर स्पोर्ट ऑफ ब्लाइंड इम्पल्सेस। खेल तमाशा नहीं है जिंदगी। इट्स नॉट अनक्वेंचेबल डिजायर्स की एक मेडली। ये नहीं मानता हिंदुस्तानी फलसफा। It inevitably ends in and prolongs the misery of life. हिंदू फिलॉसफी इसको एक्सेप्ट करने में बिल्कुल नहीं झिझकती कि ये है, क्यों हम इससे हटे। आप हमको इसलिए पेसिमिस्ट बोलोगे तो क्या होता है, हकीकत जिंदगी की यही है। बट नो इंडियन सिस्टम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यू विल नेवर कॉल इंडियन फिलॉसफी पेसिमिस्ट। यू वुड नेवर डू दैट। अगर आपको ये एक पॉइंट समझ आया, नो इंडियन फिलॉसफी स्टॉप्स देयर कि हाँ भाई ट्रेजेडी है तो खत्म करो बात, एंड दिस इन इटसेल्फ शुड लाइट अप योर हार्ट। यहीं से दिल में एक रोशनी सी जागनी चाहिए कि यहाँ पे नहीं रुका, बहुत सारे स्कूल्स रुकते हैं यहीं पे, क्या सर्वम दुखम, क्या करना है दुनिया का, छोड़ो। बहुत सारे स्कूल्स आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलेंगे, वेस्ट में भी, कहते हैं कि कोई मजा नहीं है जिंदगी में। ये पॉइंट अगर आप समझते हैं कि इंडियन फिलॉसफी कोई भी यहाँ नहीं रुकती, फिर जब ये कहती है ना कि पेसिमिस्टिक है, जिंदगी खराब है, जिंदगी में ये है वो प्रॉब्लम है, नहीं रुकती वहां पे, फिर इंडियन फिलॉसफी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के क्या कहती है कि ये देखो ये है तरीका इसको ओवरकम करने का। दिस इज द मेथड यू ओवरकम, दिस इज द वे यू ओवरकम, आई एम गिविंग यू द मेथड। इसको फॉलो करोगे यू वुड बी एबल टू ओवरकम ऑल दीज मिजरीज ऑफ लाइफ। एंड perhaps Indian system possesses more than a literary significance than even an ancient Indian drama rarely ends as a tragedy. Incidentally, हमारी मूवीज हैप्पी एंडिंग्स वाली मूवीज है। इंसिडेंटली वेस्टर्न लिटरेचर है जो ट्रेजेडीज का है। इनफैक्ट वेस्टर्न लिटरेचर इज कॉल्ड द लिटरेचर ऑफ ट्रेजेडी। आप शेक्सपियर पढ़ोगे, रोमियो एंड जूलियट इज अ ट्रेजेडी, उनका जॉनर ही है लिटरेचर का ट्रेजेडी। और हजरत ईसा की कहानी जिसपे जो उनका आर्केटाइपल स्टोरी है वो एक ट्रेजेडी है। क्या है हजरत ईसा की स्टोरी उनके लिए, सेंट्रल थीम उसकी क्या है? ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। ही इज द फाइनेस्ट पर्सन बट ही इज पुट ऑन द वर्स्ट पॉसिबल पनिशमेंट। हिज फ्रेंड्स बिट्रे हिम, द रूलर थिंक्स ही इज इनोसेंट येट पनिशेस हिम, एंड वो बरब्बा जो होता है उनका सबसे बड़ा क्रिमिनल, उसको छोड़ दिया जाता है। कहते हैं उनको ज्यूज को कि हम इसको छोड़ देंगे अगर इसको सजा दोगे, तो कहते हैं नहीं आप उसको छोड़ो लेकिन इसको सजा दो। सो द मोटिव इज ट्रेजिक, लेकिन हमारा अवर्स आर हैप्पी एंडिंग्स। फाइनली शकुंतला को पहचान ही जाते हैं, पढ़ी होगी आपने वो स्टोरी बचपन में। सो इफ इंडियन फिलॉसफी पॉइंट्स relentlessly to the miseries of life, but that's not where it ends. It discovers the message of hope. उससे आगे The essence of Buddha's enlightenment, four noble truths, पढ़ेंगे हम आगे इसको। वो सम अप करती है इंडियन स्कूल्स की थॉट्स को
क्या है वो 4 नोबल ट्रूथ? देयर इज सफरिंग, ये सच बात है। आई हैव फेस्ड इट, देयर इज सफरिंग। अगर बुद्धा का थॉट ये था कि अगर कोई भी चीज है इसका कोई कॉज रहा होगा, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, दूसरा ट्रूथ। तीसरा, देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग खत्म हो सकती है। एंड चौथा, देयर इज अ वे टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। कैसे हुआ अभी पैसिफिक थॉट? ये पैसिव नहीं है। Pessimism of Indian thought is only initial, it is not final. The influence of such pessimism on life is more wholesome than uncritical optimism. Uncritical optimism से बेहतर ये pessimism है। एक eminent American teacher वो कहते हैं, optimism seems to be more immoral than pessimism, for pessimism warns us of danger, while optimism lulls into false security. ये हर्बर्ट पामर का कोट है, कंटेम्परेरी अमेरिकन फिलॉसफी में से लिया गया है। कहने की बात कि ये जो पेसिमिज्म का चार्ज लगाते हैं हकीकत नहीं समझते पूरी। द ट्रूथ इज कि ये पेसिमिज्म इतना आपको अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा टू लिव ए गुड लाइफ। विलियम जेम्स प्रैग्मेटिज्म इनने किताब लिखी है, ये डिस्क्राइब करते हैं ये जो हिंदुस्तानी फिलॉसफी का इट डज नॉट एंड इन डिस्पेयर एंड गारंटीज फाइनल ऑप्टिमिज्म। विलियम जेम्स इसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म। यही है स्पिरिचुअलिटी, हमारे यहां भी इसको यही कहा गया है। कहते हैं जेम्स, स्पिरिचुअलिज्म मीन्स द एफर्मेशन ऑफ एन इटर्नल मॉरल ऑर्डर and letting loose of hope. This need of an eternal moral order is one of the deepest needs of our chest. हमारे सीने में कुछ है जो बात बात पे हमको बोलता है, there has to be order. And those poets like Dante and Wordsworth who live on the conviction of such an order owe to that fact the extraordinary tonic and consoling power of their verse. ये जो हमारे अंदर है कि एक जजमेंट होनी है, हर एक एक्ट का आंसर होना है, और अप्रोचिंग सोल हमारे अंदर जो विटनेस दे रही होती है दैट एवरी एक्ट अनहर्ड नहीं जाएगा, एक बुरे काम का बुरा नतीजा होगा। ये क्यों हमको लगता है कि होगा ही? ठीक, ये हमारे अंदर इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। द फर्म फेथ इन इटर्नल मॉरल ऑर्डर डोमिनेट्स द एंटायर इंडियन फिलॉसफी। एक ही स्कूल है जो इसको रिजेक्ट करता है, वो है चारवाक, मटीरियलिस्ट्स। इट इज द कॉमन एटमॉस्फेयर ऑफ फेथ, चाहे वो वैदिक हो, नॉन वैदिक हो, थीस्टिक हो, एथीस्टिक हो, इसी में ये सारे स्कूल्स पैदा भी हुए, बड़े भी हुए। फेथ इन एन ऑर्डर, अ लॉ, धर्म जिसको बोलते हैं, लॉ, फेथ इन दैट ऑर्डर, इन द रेगुलरिटी एंड राइचियसनेस, इस सब में ये हर जगह आपको मिलेगा। इस ऑर्डर को, इनवायलेबल मॉरल ऑर्डर को रीत कहते हैं। वेदास में इनको इसी नाम से बुलाया गया है, पर्टिकुलरली ऋग्वेदा में रीत। तो उसके ऊपर कोई नहीं है। एवरीवन हैज टू बेंड इन फ्रंट ऑफ दैट मॉरल लॉ। अब आपको समझ आ रहा होगा सुरखाव टैगोर की नेशनलिज्म में जब वो कहते हैं कि मॉरल लॉ ऐसे ही नहीं है, यू कैन नॉट गो ऑन ब्रेकिंग इट एंड हैव नो रिपरकशंस। सो दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम। दिस आइडिया ग्रेजुअली शेप्स इटसेल्फ इनटू मीमांसा का कंसेप्शन ऑफ अपूर्व, द लॉ दैट गारंटीज द फ्यूचर एंजॉयमेंट ऑफ फ्रूट्स ऑफ रिचुअल्स। मीमांसा रिचुअलिस्टिक स्कूल है, पढ़ेंगे आगे। यही ये रीत गारंटीज कि जो आप रिचुअल्स करोगे उसका फल आपको मिलेगा। यही रीत बनेगी न्याय वैशेषिक की थ्योरी ऑफ अदृष्ट, द अनसीन प्रिंसिपल व्हिच स्वेज इवन ओवर द मटेरियल एटम्स एंड ब्रिंग्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। और यही थ्योरी बनेगी आगे थ्योरी ऑफ कर्म। कर्म, निष्काम कर्म अगर नहीं करोगे
तो कर्म फल आपको चखना पड़ेगा, अच्छे कर्मों का भी फल, बुरे कर्मों का भी फल। और ये भी कॉमन थ्रेड है, हम इफ यू रिमेम्बर हम कॉमन थ्रेड पढ़ रहे हैं सारे फलसफों का, तो ये भी एक कॉमन थ्रेड है इंडियन फिलॉसफी में। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा इन इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स may be regarded as the law of conservation of moral values, merits and demerits of actions. Law of conservation means that there is no loss of the effect of work done. जब जो भी काम करोगे उसका नतीजा तो मिलेगा ही मिलेगा. There is never a loss of effect of work. Effect of work would always be there. And that there is no happening of events to a person except as the result of his own work. Nothing happens to you except as the result of your own work. 6 के 6 आस्तिक स्कूल इसको एक्सेप्ट करते हैं, और नास्तिक में से जैन और बुद्ध दोनों. थोड़ी सी डिफरेंसेस आप देखेंगे इसमें आ जाएंगी, हर स्कूल में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा, लेकिन ब्रॉडर कंटूर्स आप समझ जाएंगे कि सब एक्सेप्ट कर ही लेते हैं. हम देखेंगे जब भी आएंगे, जिस स्कूल को हम पढ़ना शुरू करेंगे. इन जनरल द लॉ ऑफ कर्म, कर्म मतलब एक्शन. इट मीन्स दैट ऑल एक्शंस गुड और बैड, अच्छे हो या बुरे हो, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होने ही हैं. जिसने वो कर्म किए हैं उसको उसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे. सिर्फ निष्काम कर्म अगर होगा तब. निष्काम मतलब नॉन कार्मिक कर्म, जिसमें फ्रूट्स नहीं मिलते, जिसमें डिजायर नहीं होगी फ्रूट्स की, निष्काम कर्म. नेकी का दरिया में डाल वाला कंसेप्ट, जिसमें यू डोंट डू एन एक्ट फॉर सम डिजायर, यू डू इट एज ए ड्यूटी. यही है ना सेंट्रल थीम भगवद गीता का, यही है सेंट्रल थीम भगवद गीता. ये लॉ जो कार्मिक लॉ है, ये आपको एक्सप्लेन करता है इंडिविजुअल बीइंग्स की जिंदगी में जो डिफरेंसेस है, जो आप मेयरली सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे. इट इज नॉट इनफ्रीक्वेंटली दैट वी फाइंड दैट men are born and brought up in similar circumstances. तब भी वो अपनी जिंदगी में टोटली डिफर करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स में भी और अपनी एंजॉयमेंट्स में भी टोटली डिफर करते हैं. कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग मिजरेबल जिंदगी काटते हैं. सम आर वाइज, सम आर इग्नोरेंट. हम तो ये भी देखते हैं वर्चुअस लोगों को सफर होते देखते हैं. क्यों नहीं देखते? देखते हैं आप. और हम देखते हैं बुरे लोगों को राज करते हुए, ये भी हम देखते हैं. क्यों? कैसे एक्सप्लेन करोगे इन वेरिएशंस को, इन एनोमलीज को? वर्ल्डली लाइफ में जो ये डिफरेंसेस हैं, इनको कैसे एक्सप्लेन करोगे? कुछ इनमें से वी फाइंड आर ऑब्वियसली ड्यू टू द डिफरेंट एक्शंस प्रेजेंटेड बाय अस इन प्रेजेंट लाइफ. स्कूल में मेहनत की, टॉप किया, नहीं की, फेल हुए, दिख जाता है आपको काफी जगहों पे दैट हाउ ए रिजल्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्शन यू डिड अर्लियर. लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें जिंदगी में होती हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बाय मियरली इसी जिंदगी में जो आपके साथ हादसे या इंसिडेंट्स हुए हैं. अगर हमको ऐसी कोई गुड और बैड एक्शंस मिलेंगे which are bound to produce certain good or bad effects in the present life, it is quite reasonable to maintain all actions past, present and future. They will produce their effects in this life or in the next. अगर इस बार ही नहीं हुआ हर एक चीज का रिजल्ट, तो आपको वो रिजल्ट भुगतने के लिए फिर जन्म लेना होगा और उसमें आपको वो भुगतना पड़ेगा. The law of karma is thus ये जनरल moral law which governs not only the life and destiny of all individual beings but even the order and arrangement of the physical world. ये जो लफ्ज है कर्म, it means both law जो अभी आपको एक्सप्लेन मैंने किया and also the force generated by an action, a force which has the potency to bear a fruit. और इस सेंस में इसको बहुत तरीकों से डिस्क्राइब किया जाता है. बहुत सारे
ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। कर्मा इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक प्रिंसिपल के अनुसार कर्मा को हम डिवाइड करते हैं एज दोज जिन्होंने अभी फ्रूट्स नहीं दिए, which have not yet begun to bear fruits, और those which have already begun to bear fruits। ये हो गए दो टाइप इसके। अब those which have not begun to bear fruits वो फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक तो वो जो पास्ट लाइफ में रहे हो, पास्ट लाइफ में किए हुए कर्म, लेकिन अभी तक फ्रूट उनका आपको मिला नहीं, और वो जो इस लाइफ में किए लेकिन अभी फ्रूट उनका आपको मिला नहीं। सो देयर विल बी 3 टाइप्स इन जनरल। कुछ स्कूल्स आपको इंडियन फिलॉसफी में मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ये भगवान के हाथ में है, इट्स इन द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ गॉड, और वही सुप्रीम बीइंग है जो क्रिएशन को इसी लॉ के अनुसार क्रिएट करती है। It is here held that the adrisht or the stock of merits and demerits of karmas or the individual souls, it cannot by itself lead to their proper effects। ये खुद से इफेक्ट नहीं ला सकते कर्म, क्योंकि वो खुद में कोई पोटेंसी नहीं रखते, वो खुद अनइंटेलिजेंट है, अनकॉन्शियस है, ये तो खुदा है। इट इज गॉड हु कंट्रोल्स आवर अदृष्ट, और उसी के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट्स जॉयज एंड सॉरोज इन आवर लाइफ। तो हमने अभी देखा एक स्कूल कैसे इसको न्याय वैशेषिक, मैंने आपको ये बोला था कल के काफी सारी जगहों पे आपको इन दोनों को क्लब टुगेदर देखेंगे, और ये आपको और भी स्कूल्स के साथ दिखेगा, सांख्य योग के साथ भी एक करके ही पेश किया जाता है बहुत जगहों पर। तो अभी आपने न्याय वैशेषिक का देखा कि वो कैसे लॉ ऑफ कर्मा को देखते हैं कि गॉड इज इट्स गार्डियन, हाउ गॉड इन्फ्लुएंसेस इट, हाउ गॉड मेक्स इट वर्क, कि ये खुद में अनइंटेलिजेंट है, अनकॉन्शियस प्रिंसिपल है, लेकिन इट इज थ्रू गॉड इट एक्ट्स। कुछ और सिस्टम जैसे जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सांख्य हैं, मीमांसक हैं, ये जो लोग हैं ये इसको ऑटोनॉमस मानते हैं कि इट वर्क्स इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, कि अल्लाह ताला की विल हो ना हो ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये होगा ही होगा। ये सिस्टम्स जो हैं, these systems hold that the origin and order of the world may be explained by the law of karma without the supposition of God. But it should be noted here that whatever may be the status of law of karma, it has a limited application to the world of actions done under the influence of ordinary passions. All actions of which the motives or desires for certain gains are governed by this law. तो निष्काम कर्म पे नहीं होगा इसका इफेक्ट, बाकी सब पे होगा। डिसइंटरेस्टेड या पैशनलेस एक्शंस जो होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस बॉन्डेज, दे डू नॉट प्रोड्यूस दैट सीड जिसका आपको फिर फल चखना पड़ेगा। सो द लॉ देयरफॉर होल्ड्स गुड फॉर इंडिविजुअल्स जो सेल्फिश मोटिव से काम करते हैं, जो सेल्फिश मोटिव से पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क, तो उनमें से कोई भी वर्क करे, अगर सेल्फिश मोटिव से करते तो उसका फल उसको चखना पड़ेगा। अगर सेल्फलेस मोटिव से करे तो फिर ये लॉ अप्लाई उस पर नहीं होगा। ये फंडामेंटल थ्योरी है भगवद गीता की। द परफॉर्मेंस ऑफ डिसइंटरेस्टेड एक्शंस नॉट ओनली प्रोड्यूसेस नो फैक्टरिंग कॉन्सिक्वेंसेस, इन फैक्ट इट हेल्प्स अस टू एग्जॉस्ट एंड डिस्ट्रॉय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्मास। जो इससे पहले के भी हैं उनको भी ये आपकी मदद करेगा खत्म करने। तो इसका मतलब आपकी लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज, दिस राइजेस अबव द लॉ ऑफ कर्मा एंड इट हेल्प्स यू इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। द लिबरेटेड वन में एक्ट फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड बट इज नॉट बाउंड बाय हिज कर्म। द लिबरेटेड वन में एक्ट फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड but he is not bound by his karma,
क्योंकि उसका जो एक्ट होता है सेल्फलेस होता है. His self is free from all detachment and self-interest. एक distinguished Danish philosopher Herald, वो डिफाइन करते हैं मजहब को as the belief in the conservation of values. The belief in the conservation of values. It is mainly such belief that raises Indian systems. ये philosophical systems हैं in their essence, but it is this belief in the conservation of values that gives them the status of religion. Okay, ये upgrade हो जाते हैं to the status of religion than merely philosophical thoughts, even after the absence of belief in God. खुदा के तसव्वुर में यकीन हो ना हो, even then these are considered religions because of their belief in conservation of values. It is again this faith in an eternal moral order जो इंसान के अंदर ऑप्टिमिज्म को पैदा करता है और इंसान को अपनी डेस्टिनी का मास्टर बनाता है. यही एनेबल करता है एक इंडियन थिंकर को अभी का प्रेजेंट इविल एक्सेप्ट करने में एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ओन एक्शन, और खुद को इम्प्रूव करके वो बेहतर फ्यूचर भी एक्सपेक्ट करता है. सो ही एंडेवर्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ. देयर इज रूम फॉर एवरीवन, क्योंकि हर किसी के पास फ्री विल है एंड वो अपना पर्सनल एंडेवर इस्तेमाल करके ही कैन ओवरकम द हर्डल्स जो कर्म उसके पिछले बुरे रहे हों. फैटलिज्म या डिटर्मिनिज्म ये मिसरिप्रेजेंटेशन है थ्योरी ऑफ कर्म की, लेकिन इसमें मैं आपको साइमल्टेनियसली बताऊं, ये क्रिटिसिज्म एक स्टॉन्च क्रिटिसिज्म है कर्म का, और इन्होंने जितने इजी वे में इसको ब्रश अंडर द कारपेट की इतने इजीली नहीं होता है. इसमें दोनों साइड में इट्स अ वेरी गुड बहस, ये बहुत अच्छी है फिलोसॉफिकल बहस, करेंगे इसके बारे में बात. फेट और डेस्टिनी इज नथिंग बट द कलेक्टिव फोर्स ऑफ वन्स ओन एक्शंस. फेट क्या है? इज नथिंग बट द कलेक्टिव फोर्स ऑफ वन्स ओन एक्शन परफॉर्म्ड इन पास्ट लाइव्स. पुराने जन्म में या इस जन्म में पहले कोई बुरा कर्म किया या अच्छा कर्म किया, उसका फल होगा आगे. तो फेट क्या हुआ? खुद के कामों का नतीजा. और ये कैसे ओवरकम हो सकता है? बाय एफर्ट ऑफ योर लाइफ इफ दे आर सफिशिएंटली स्ट्रांग. जैसे कोई भी पुरानी आदत है आपके अंदर, क्या आप उससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो छुटकारा हासिल करना सिंपल एक्शन से नहीं हो सकता. ये एक आदत है, ये आदत बन गई. उसको ओवरकम करने के लिए स्ट्रॉन्गर है ये फोर्स इस्तेमाल हो, दृढ़ संकल्प. सो देयर नीड्स टू बी अ फोर्स इनसाइड यू जो इसको काउंटर करे इन ओल्ड हैबिट्स को, जो कल्टीवेट करे न्यू और अपोजिट हैबिट्स. तब जाके पुराना कर्म उसको आप टैकल कर सकते हैं. इंटीमेटली कनेक्टेड विद दिस आउटलुक is the general tendency to regard the universe as a moral stage where all living things get the dress and the part that benefits them and are to act well to deserve well in future. ये जो जिस्म है, ये जो सेंसेस हैं आपके, जो मोटर ऑर्गन्स हैं जो आपको मिलते हैं आपकी बर्थ पे, ये जो माशरा है आपका, ये जो एनवायरनमेंट है आपका जिसमें आप पैदा होते हैं, These are endowments of nature or God. और ये आपको किस हिसाब से मिलते हैं? आपके कर्म के हिसाब से, The inviolable law of कर्म के हिसाब से. एक और कॉमन व्यू, हम कॉमन व्यूज की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट स्कूल्स के अंदर है. Another common view held by all Indian thinkers is that ignorance of reality is the cause of our bondage. Ignorance का threadbare critique है Indian thought. And liberation from these cannot be achieved without the knowledge of reality. अपार विद्या, पार विद्या, इसकी बात करेंगे आगे, आएगा डेफिनेटली वो. By bondage is commonly meant क्या? The process of birth and rebirth. और इस बर्थ और रीबर्थ के साइकिल में जो इसका नेसेसरी मिजरीज हैं which accompany life, ये है इसका मतलब इस बॉन्डेज का. और लिबरेशन के लिए वर्ड्स यूज होते हैं मुक्ति, मोक्ष,
निर्वाणा, कैवल्य, डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट सिस्टम्स यूज करते हैं इसके लिए। मोक्ष इज द मोस्ट कॉमन टर्म। तो लिबरेशन, इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉपेज ऑफ दिस प्रोसेस। बर्थ और रिबर्थ का जो साइकिल है, इस प्रोसेस को खत्म करना। लिबरेशन क्या है? लिबरेशन इज अ स्टेट ऑफ परफेक्शन। इट्स अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम दिस संसार, फ्रीडम फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और कुछ स्कूल्स हिंदुस्तान में, जैन, बुद्ध, सांख्य या अद्वैत वेदांत की जो फिलोसफर्स है, उनके हिसाब से यू कैन गेट दिस इवन इन दिस लाइफ। आपको जीवन मुक्ति मिल सकती है। आपको मौत का इंतजार नहीं करना, मौत के बाद मुक्त हो जाएंगे, नहीं, आप जीवन में ही मुक्त हो सकते हैं। Perfection and real happiness can therefore be realized even here, according to the chief thinkers of Indian thought. इनके हिसाब से you don't have to have an otherworldly look of life. You do not need to have a wholly unworldly view of life, क्योंकि जीवन में ही मुक्ति पॉसिबल है। They are meant only to correct the one-sided emphasis कि आप सिर्फ here and now पे ध्यान ना दें, ये भी इस चीज पे भी वो ध्यान रखते हैं। ठीक, ये शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ वर्ल्डलीनेस, ये आपको ये इग्नोरेंस में आप ना रहे, लेकिन इस दुनिया की भी अपनी अहमियत है, इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। But while ignorance was regarded as the root cause of individuals' trouble and knowledge, therefore as an essential, Indian philosophers के, Indian thinkers के हिसाब से mere acquaintance of truth does not mean कि now you are free। जब आपने किताबें पढ़ ली तो हो गया, आपको मुक्ति मिल गई, मोक्ष हासिल हो गया, ये नहीं है। पढ़ के बने पत्थर, लिख के बने चोर, ये नहीं है। क्या आपने ये पढ़ लिया मुक्ति के बारे में सब कुछ तो आप मुक्त हो गए? नो, इट इज टू बी प्रैक्टाइज्ड। Two types of disciplines were thought very important, so that आप ये understand कर सके। Continued meditation on the accepted truths, continued meditation and the practical life of self-control। बिल्कुल पैरेलल टू इस्लामिक थॉट, बिल्कुल पैरेलल। कि ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया कुरान तो हो गया, आपको पता चल गया, ऐसा नहीं है। You have to, उसको क्या बोलते हैं, हल्क से नीचे जाना, ईमान और ihसान, उससे होता है इंसान कामयाब। फिर वो चीज करने के लिए क्या होगा? कंटिन्यूड मेडिटेशन ऑन द एक्सेप्टेड ट्रुथ्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल। एक्शंस, प्रैक्टिकल लाइफ जीनी कैसे है, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दौलत कमानी कैसे है, खर्च कैसे करनी है, द लॉ ऑफ प्लेजर, उसको कैसे हासिल करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक, ऑल ऑफ दैट वुड बी कवर्ड बाय शरिया फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल लाइफ, धर्मशास्त्र हिंदूज के लिए। कंटिन्यूड मेडिटेशन ऑन एक्सेप्टेड ट्रुथ्स, ये ईमानियात का हिस्सा होगा। देखते हैं आगे इसमें अगर योगा का जिक्र हुआ तो योगा इसलिए डेवलप हुआ था। फिर द नेसेसिटी ऑफ कंसंट्रेशन, ये जो मेडिटेशन के लिए है, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एलॉबरेट टेक्निक फुल्ली एक्सप्लेन्ड एज योगा। यही कहा था, यही आ गया। तो दिस इज व्हाट योगा वाज फॉर। योगा फोटोशॉप के लिए नहीं है, मैंने पहले भी आपको बोला है, फोटोशूट, सॉरी। मैट और योगा पैजामा खरीदने से योगा नहीं होता। योग उसलिए नहीं है कि आप फोटो चढ़ाए सोशल मीडिया। योग इसलिए है जितेंद्र बनने के लिए, अपनी इंद्रियों पे जिसका कंट्रोल, अपनी सेंसेस पे जिसका कंट्रोल, अपनी कंसंट्रेशन एबिलिटीज पे जिसका कंट्रोल, उसलिए वो कैसे बने। जैसे आप बहुत एक अक्सर सवाल पूछा जाता है मुसलमान सर्कलों में कि नमाज में दिमाग घूमता रहता है उधर इधर, बकरी ने दूध दिया, दीवार टूटी है, ये सारा नमाज में ही सोचते रहते हैं। तो ये कैसे करे कंट्रोल अपने थॉट्स को, कैसे, हाउ टू डू इट। या दिल में बुरे ख्यालात उठते हैं, अजीब अजीब तरह के ख्यालात उठते हैं, कैसे कंट्रोल करें। एक एलॉबरेट सिस्टम बना हिंदूज के यहाँ, योग स्कूल। योग स्कूल डिटेल में पढ़ेंगे, वन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स। बट योगा इन द सेंस ऑफ कंसंट्रेशन थ्रू सेल्फ कंट्रोल, इट इज नॉट कंफाइंड टू योग सिस्टम ओनली।
इट इज फाउंड इन सम फॉर्म इन बुद्धिस्ट, जैन, सांख्य, वेदांत, हर स्कूल में आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। एंड दिस इज ट्रू, इसका इफेक्ट आपको हर जगह मिलेगा। ये सारे स्कूल्स के लिए ट्रू है इंडियन फिलॉसफी के। So the followers of these various views believed in common that the philosophical truths momentarily established and understood through arguments, ये enough नहीं है कि आपने बहस करके सेटल कर दिया एक खुदा है या तीन, उसे कुछ नहीं होता। आपने फिलोसॉफिकली बहस करके सेटल कर दिया नमाज सुबह पढ़नी है या शाम को, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आपने एक्चुअली पढ़ी ना। वैसे ही हिंदुस्तानी फिलॉसफी में भी ऐसा नहीं था कि आपने मोटी मोटी किताबें लिख ली, उनको पढ़ लिया तो हो गया, बन गया आप शंकराचार्य, ऐसा नहीं था। सो इफ यू डू नॉट मेक देम ए पार्ट ऑफ योर बीइंग, पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स गुड फॉर नथिंग। Our ordinary wrong beliefs have become deeply rooted in us by repeated use in the different daily situations of life. हमारे thought के habits, हमारे speech के habits, हमारे actions के habits, these have been shaped and colored by the beliefs which in turn have been more and more strengthened by these habits. ये सालों और सदियों की socialization, तो ये आपके लंबे चाइल्डहुड में या फिर आपके माशरे में, आपके एनवायरनमेंट में, ये सारे थॉट्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट्स, पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीच, पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन। इनको ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इनको सही लाइन पे लाना, कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग को अगर ये गलत हुई है इसको वापस सही कंडीशनिंग पे लाना। क्या करें? इसी के लिए सिस्टम डेवलप हुआ। इट इज नेसेसरी टू meditate on the later constantly. सही तरीकों पे concentrate करना जरूरी हो जाता है और उनकी implications क्या होगी जिंदगी पे, उस पे concentrate करना जरूरी हो जाता है। In short, to instill right beliefs into our minds, we have to go through the same long and tedious process, जो reverse engineering kind of करेगा आपकी और आपको clean करेगा, फिर वापस आपको reshape करेगा। This requires a long intellectual concentration of the truths that have been learned. और इस prolonged meditation से, इस prolonged meditation के बिना ये possible नहीं है कि आप इसको overcome कर सकें। Self control necessary है। Self control is necessary for the concentration of mind on these truths. Socrates कहते थे virtue is knowledge. His followers pointed out that mere knowledge of what is right does not always lead to right actions. क्योंकि हमारे actions are not always guided by reason. Sometimes हमारे blind impulses आ जाते हैं बीच में, animal instincts. जब तक आप इन impulses को control ना करें, chain ना करें, actions cannot fully follow the dictates of reason. और ये truth हिंदुस्तान के भी सारे सिस्टम्स ने रिकॉग्नाइज किया, एक्सेप्ट चारवा, उनका अलग थॉट था। इट इज नीटली एक्सप्रेस्ड बाय द ऑफन रिपीटेड संस्कृत कोड, व्हिच मींस आई नो व्हाट इज राइट बट फील नो इंक्लिनेशन टू फॉलो इट। आई नो व्हाट इज रॉन्ग बट कैन नॉट डिजिस्ट फ्रॉम इट। हमारी स्पीच और हमारा एक्शन ये नेसेसरी नहीं है कि ये हमेशा फॉलो करेगा हमारे इंटेलेक्चुअल कन्विक्शंस से, क्योंकि हमारे स्पीच और एक्शन को इफेक्ट करने के लिए हमारे अंदर और भी इम्पल्सेस है जो डीपली रूटेड है हमारे कैरेक्टर में, जो पास्ट मिसकंसेप्शन से बने होते हैं। एंड दीज इम्पल्सेस आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स, लेकिन तब भी इनके अंदर एक यूनैनिमिटी है कि chief impulses are likes and dislikes, love and hate, ये है main. These are the automatic springs of action. हमारी जो इंद्रियां हैं, the instruments of knowledge and action, जैसे mind, sense of sight, touch, smell, taste, sound, motor organ, ये सारी चीजें इंद्रियां हैं। They have always been in service of these blind impulses of love and hate, and they have acquired some fixed bad habits.
एक हमारी इंद्रियां अब नफरत और मोहब्बत इन्हीं दो चीजों पे चलती है। एक यू वांट टू हैव द प्लेजर ऑफ टच, योर स्किन गेट्स इन्वॉल्व। सिमिलरली किसी की नफरत उससे दूर भगाती है। ये सारी चीजें इंद्रियां करती है। जब फिलोसॉफिकल नॉलेज अबाउट रियल नेचर ऑफ ट्रुथ कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, और it makes us give up the previous wrong beliefs, previous likes and dislikes को खत्म कर देता है, तब आपको लव एंड हेट भी अपने अंदर से उसके लिए खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी इंद्रियां तो अब तक बच चुकी होती है टू थिंक इन ए पर्टिकुलर वे, टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे। द टास्क बिकम डिफिकल्ट, but not impossible, but very important. It can be performed only through long sustained practice of new good habits. और हर एक इंडियन थिंकर आपको देखने को मिलेगा, they would lay emphasis on this good act, all of them. Self-control becomes the means of control of this lower self, of this blind animal instinct in us, of these animalistic tendencies of love and hate, as well as the instrument of knowledge भी यही बनेगी। From what has been said above, it will be clear that self-control was not just a mere negative practice. ये simply आपको कैद करने के लिए नहीं बना है, ये आपकी bad tendencies और habits को check करने के लिए बना है, so that they obey the dictates of reason। इसलिए ये गलत होगा कहना कि ये वाला सिस्टम भी पेसिमिस्टिक है। यहाँ पे as early as Upanishads we find Indian thinkers recognizing that though the most valuable things in the man is his spirit, Atma, his existence as a man depends on non-spiritual factors as well, that उसका थिंकिंग पावर डिपेंड्स ऑन द वेरी फूड ही टेक्स। इसीलिए खाने को भी डिवाइड करते थे, फिर सात्विक खाना, तामसिक खाना, उसमें डिवाइड करते थे। इसमें वेजिटेरियन फूड का अब आपको कंसेप्ट समझ आएगा, कैसे सर्टन फूड्स वह सात्विक और उनको एनकरेज किया जाता था। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, भगवत गीता में ये डिवीजन क्लियरली बताया गया है। This conviction never left the Indian thinkers. So the lower elements for them were not for destruction but for reformation and subjugation to a higher self. Cessation of bad activities, this was coupled with the performance of good activities. और ये आपको हर एक इंडियन फिलॉसफी में मिलेगा। योग फिलॉसफी में ये पीक पे पहुंचा, which helps you by aiding you to the attainment of perfect concentration. आपको इन फलसफों में मिलेगा mention of negative practices, the don'ts, लेकिन वहीं पे काम नहीं रुकेगा। Positive cultivation of good habits, the do's, the niyams, वो भी आपको मिलेगा। The yamas मतलब these don'ts, they consist of 5 great efforts। 5 चीजें आएंगे इसमें। क्या है वो? Injury to life, अहिंसा, staying away from falsehood, that means सत्य और असत्य से दूर, stealing, sensuous appetite and greed for wealth. These are to be cultivated along with niyams। नियम क्या है? प्योरिटी ऑफ बॉडी, क्या बोलते हैं आप इसको? तज़किया, प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, तज़किया नफ्स, कंटेंटमेंट, fortitude, study and resignation to God, fanafillah. Essentially, similar teachings can be found in other orthodox schools, Buddhist, Jain, etc. Like the Yoga school recommended, जैसे मैत्री, cultivation of love, करुणा, मोहब्बत, kindness.
along with non-violence, अहिंसा। अहिंसा अपनी पीक पे जैन्स के अंदर पहुंचा। That the action of Indriyas is not to be suppressed but only to be turned for the greater self। यही आपको सेंट्रल टीचिंग ऑफ गीता में भी, भगवत गीता में मिल जाएगी। भगवत गीता कहते हैं One who has controlled himself attains contentment by enjoying objects through the Indriyas which have been freed from the influence of love and hate। Lastly, all Indians, हम वही देख रहे हैं ना सभी सिस्टम्स में कॉमन क्या है। Lastly, all Indian systems except the Charva, they accept the idea of liberation as the highest end of life। highest end of life क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, लिबरेशन। ये मोक्ष की नेसेसरी फिर अंदर की डिटेल्स जो हैं उसमें डिफरेंस आएगा, बट ब्रॉडर कंटोर सेम है। ऑल नेगेटिवली एग्रीड दैट द स्टेट ऑफ लिबरेशन इज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग। इस पे भी ये सब एग्री करते हैं। A few went a little beyond to hold that liberation or the state of perfection is not simply negation of pain, but is a state of positive bliss। कि इतना ही नहीं है the absence of pain, no, it is Sachit Anand, it is a state of positive bliss। The Vedanta and Jain thinkers belong to this later group, जो पॉजिटिव ब्लिस में बिलीव करते हैं। However, कुछ स्कूल्स इसमें डिसएग्री भी करते हैं।